हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीएससी जियोलॉजी के थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के दूसरे पेपर इकोलॉजी इथोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के 100 एमसीक्यू को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू मोस्टली इकोलॉजी सेक्शन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, इथोलॉजी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से होंगे। इस वीडियो में हम न सिर्फ उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनका देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उनका लॉजिक है और इस साल ऐसे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है? इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर फाउंड? तो बच्चों, ओजोन लेयर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर पर होती है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि ये इसकी लंबाई कितनी होती है। तो हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो 15 से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई किसकी होती है? स्ट्रेटोस्फियर की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा यानी एसिडिक रेन के कारण होती है? तो इसका आंसर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बच्चों, जब ये गैस हवा में मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनती है। एसिड रेन की वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है और पुरानी इमारतें, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ताजमहल का पत्थर भी खराब होने लगता है। अगला सवाल है, जलीय जंतु और पौधों को जीवित रहने के लिए कितना पीएच आवश्यक है? तो बच्चों, एक्वेटिव लाइफ के लिए 6.5 से 7.5 पीएच इम्पॉर्टेंट है। ये रेंज में न्यूट्रल के करीब होती है, जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर पीएच 5 से नीचे या 9 से ऊपर है तो ये एक्वेटिक प्लांट और फिश वहाँ जीवित नहीं रह सकते। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका बहुत ही आसान है, हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस में मोस्टली मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आते हैं और CO2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मेथेन होता है। तो इन दोनों को ज्यादा याद रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन कम होता है और ओजोन का भी कम होता है, और हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला सवाल है, सामान्य ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पृथ्वी का सतह का तापमान बढ़ गया है। तो बच्चों, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो तो पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा। तो नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी की सतह का तापमान लगभग 33 डिग्री बढ़ा दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? 33 डिग्री बढ़ गया है। बिना अगर पृथ्वी में ऐसा ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान करीब -18 डिग्री होता, तो काफी जीव जंतु बचते ही नहीं। अगला सवाल है, गैस के अणु जो तापीय अपवर्ग विकिरण को अवशोषित करते हैं और जलवायु को बदलने के लिए बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो कौन से गैसेस है जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और क्लाइमेट को चेंज कर सकता है? तो बच्चों, वैसी गैसेस जो थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है, उन्हें हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये गैसेस सूर्य की गर्मी को वापस धरती में जाने से रोकती है, जिससे हमारा पृथ्वी गर्म होता है। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन के जलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। तो बच्चों, जब हम लोग कोयला, तेल या गैस जलाते हैं तो बड़ी मात्रा में CO2 और अन्य गैस निकलती है, जो ग्रीन हाउस को बढ़ाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग भी पैदा होती है। अगला सवाल है, प्रत्येक जीव का प्राकृतिक निवास क्या कहलाता है? तो बच्चों, किसी भी जीव का वो प्राकृतिक घर जहाँ वो रहता है, पलता है और प्रजनन करता है, उसे उसका प्राकृतिक वास यानी हैबिटेट कहते हैं। तो बच्चों, नीच और हैबिटेट में अंतर होता है। हैबिटेट उसका पता है, जबकि नीच क्या है? उस जीव का इन्वायरमेंट में वो क्या करता है, उसकी एक्टिविटी नीच से होती है, और जहाँ रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्रों के संयोजन को क्या कहा जाता है? कई इकोसिस्टम को कंबाइन करने से क्या बनता है? तो जब बच्चों बहुत सारे इकोसिस्टम एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक जैसे क्लाइमेट के साथ मिलते हैं तो उसे बायोम कहा जाता है। तो बायोम के उदाहरण क्या है? डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगला है, किसे अक्सर व्यावहारिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो व्यवहार के विज्ञान को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। तो बच्चों, इथोलॉजी के जनक कौन है? कॉर्नेड लॉरेंज है। इन्होंने ही इथोलॉजी का
इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिया। और इनका एक और सिद्धांत जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट भी किन्होंने दिया? कॉर्नेट लॉरेंज। और इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इथोलॉजी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहार विज्ञान यानी इथोलॉजी के अग्रदूतों मायने पाइनियर, जो बहुत साइंटिस्ट उसमें रिसर्च किए, नहीं है? तो बच्चों इसमें सही आंसर क्या है? कार्ल मार्क्स नहीं है। जबकि कोनार्ड लॉरेंज, निकोलस स्ट्रिनबर्ग और कार्ल वॉन फ्रिज आधुनिक इकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। जबकि कार्ल मार्क्स कौन है? सोशल साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे। अगला है, कॉनराड लॉरेंज ने प्राणी व्यवहार पर कार्य में क्या अध्ययन किया था? तो बच्चों ये इम्प्रिंटिंग और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर पर फोकस किया था। उन्होंने देखा कि कैसे नन्हे पक्षी जन्म के बाद सबसे पहले दिखने वाली चीज को अपनी मां मान लेते हैं। अगला सवाल है, सहज व्यवहार यानी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या है? तो बच्चों वो व्यवहार होते हैं जो किसी जीव में जन्म से ही मौजूद होते हैं। इसके लिए किसी ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस का जरूरी नहीं होता। ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा होता है, जैसे मकड़ी का जाला बुनना या नवजात बच्चे का जन्म से ही दूध पीना। तो ये इसका सही आंसर क्या है? डी, जन्म से ही उपस्थित हो, जो बच्चे को बर्थ से ही मिले। अगला सवाल है, सीखा हुआ व्यवहार प्राणी प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों लर्न्ड बिहेवियर वो है जो अनुभव से सीखते हैं। ये जानवरों को बदलते माहौल के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन और अनुकूलनशीलता यानी एडेप्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर फिक्स्ड होता है, जबकि लर्न बिहेवियर परिस्थिति के अनुसार बदलता है। तो सीखा हुआ व्यवहार क्या है? फ्लेक्सिबल है और एडेप्टेबल है। अगला सवाल है, अंडे से निकलने के बाद बत्तख की पंक्ति एक चलती हुई वस्तु को देखते हुए उसका पीछा करती है। ये किसका उदाहरण है? तो बच्चों बत्तख के बच्चे जब अंडे से निकलते हैं तो उसके बाद किसी चलती हुई चीज के पीछे चलना इम्प्रिंटिंग कहलाता है। ये इम्प्रिंटिंग का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसे कोनार्ड लॉरेंज द्वारा दी गई कॉन्सेप्ट है। ये एक सोशल अटैचमेंट है जो जीवन की शुरुआती घंटों में ही डेवलप हो जाता है। अगला सवाल है, पूर्व शिकार अनुभव के बिना एक बिल्ली द्वारा चूहे को पकड़ना इसका एक उदाहरण है। तो बच्चों जब कोई जानवर बिना किसी पिछले अनुभव या ट्रेनिंग के कोई काम करता है तो उसे हम लोग इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं, मानी सहज व्यवहार कहते हैं। बिल्ली का चूहा पकड़ना उसके डीएनए में होता है, उसे ये सीखना नहीं पड़ता। इसे इन्नेट बिहेवियर भी कहा जाता है क्योंकि ये जन्मजात बाय बर्थ होता है। अगला सवाल है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बी एफ स्किनर, किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? ये किस टाइप के लर्निंग को बताए थे? तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे बी एफ स्किनर। इन्होंने ऑपरेशनल कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसुप्त अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। इसमें व्यवहार को रिवार्ड यानी इनाम या पनिशमेंट यानी सजा के जरिए सिखाया या बदला जाता है। तो स्किनर ने अपने प्रयोगों के लिए एक स्किनर बॉक्स का इस्तेमाल किया था जिसमें चूहे और कबूतर पर रिसर्च की गई थी। अगला सवाल है, शास्त्रीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग में प्राकृतिक उत्तेजना द्वारा प्रतिक्रिया प्राप्त करने की क्षमता प्रदर्शित की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो बच्चों क्लासिकल कंडीशनिंग में जब एक न्यूट्रल स्टिमुलर जैसे घंटी बजा दी जाए या प्राकृतिक स्टिमुलर जैसे खाना दिया जाए के साथ जूझ कर रेस्पॉन्स पैदा करने लगता है, उस सीखने के चरण को क्या कहते हैं? एक्विजिशन कहते हैं या अधिग्रहण कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इवान पेवलॉव। कभी कभी पूछा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये इवान पेवलॉव ने दिया था, जिसमें कुत्तों को घंटी बजाकर लाल टपकाना सिखाया गया था। अगला सवाल है, इम्प्रिंटिंग निम्न के दौरान होता है। तो बच्चों जो क्रिटिकल पीरियड इन अर्ली लाइफ होता है, शुरुआती लाइफ में जीवन की पारंपरिक महत्वपूर्ण समय, ये एक बहुत ही सीमित समय के दौरान होता है जिसे क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। ये आमतौर पर जन्म या अंडे से निकलने के तुरंत बाद का समय है। अगर इस खास समय में इम्प्रिंटिंग नहीं हुई तो बाद में इसे सिखाना लगभग असंभव होता है। अगला सवाल है, सर्केडियन लय यानी सर्केडियन रिदम क्या है? तो सर्केडियन रिदम हमारे शरीर का एक आंतरिक घड़ी है जो लगभग 24 घंटे के चक्र पर काम करती है। ये तय करती है कि हमें कब सोना है, कब जागना है।
ये प्रकाश और अंधेरों के प्रति संवेदनशील होती है, जिससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक एनवायरनमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करता है। तो ये क्या है, जैविक प्रक्रियाओं का 24 घंटे का चक्र। सर्केडियम रिदम हमारे स्वस्थ रहने और खुशहाली के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो एक स्वस्थ सर्केडियम रिदम हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, उचित हार्मोन का प्रोडक्शन करती है और शारीरिक प्रक्रिया को सिंक्रोनाइज करती है कि सारी प्रक्रियाएं एक साथ सही चले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयोग सभी। अगर ये रिदम बिगड़ जाए तो हमें नींद की कमी, थकान और डाइजेशन जैसे समस्याएं हो सकती है। अगला सवाल है, सर्केडियन लय को अगर बिगाड़ दिया जाए तो हमारे मूड और संज्ञानात्मक कार्य यानी कॉग्निटिव फंक्शन कैसे प्रभावित करता है? तो अगर हमारे सोने जागने का चक्र बिगड़ता है तो इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। इससे मूड डिसऑर्डर और डिप्रेशन की समस्याएं आ जाती है। तो ये अवसाद मूड डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। ये हमारी मेमोरी और सोचने की क्षमता यानी कॉग्निटिव फंक्शन को भी धीमा कर देता है। अगला सवाल है, एकाधिक समय क्षेत्र में बार बार यात्रा करने के कारण सर्केडियन रिदम में अस्थायी व्यवधान किस प्रकार की विशेषता है? तो बच्चों, जब आप डिफरेंट समय मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ से आप काफ़ी दूर जाओ, जहाँ थोड़ा जल्दी सुबह होता है या जल्दी रात होता है, तो हमारा सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जेट लैग कहा जाता है। विमान यात्रा से हुई थकान, क्योंकि जहाँ आप पहुँच रहे हो सकता है वहाँ रात जल्दी हो रहा, तो हमारा दिमाग तो एक तरह व्यवस्थित है इसी समय, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से थकान, नींद ना आना और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। बार ये एक टेम्पोररी डिसऑर्डर है जो कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपशिष्ट का उदाहरण है, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट है? तो खाद कचरा, फूड स्क्रैप है। ये वो कचरा है जो पौधों या जानवरों से आता है और आसानी से सड़कर मिट्टी में मिल जाता है। फूड स्क्रैप मतलब खाने का बचा हुआ हिस्सा। तो प्लास्टिक की बोतलें, कांच और धातु कैसे होते हैं? ये जो बाकी ऑप्शंस है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से खत्म नहीं होते हैं। विषाक्त अपशिष्ट यानी टॉक्सिक वेस्ट को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो यानी टॉक्सिक वेस्ट का मतलब होता है जहरीला कचरा जिसमें हार्मफुल हानिकारक पदार्थ हो जो इंसान, जानवर और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। इसे अक्सर केमिकल्स, हेवी मेटल, पेस्टिसाइड शामिल होते हैं। इन्हें डिस्पोज करने यानी इससे निपटने के लिए बहुत सावधानी जरूरत है। तो इसका सही आंसर क्या है? वो अपशिष्ट जिसमें हानिकारक पदार्थ हो। अगला सवाल है, सीवेज उपचार संयंत्रों में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में प्राथमिक उद्देश्य यानी प्राइमरी पर्पस इसका क्या है? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुख्य उद्देश्य गंदे पानी से, अपशिष्ट जल से अशुद्ध तत्व हटाना यानी वेस्ट को, कंटामिनेट और पोल्यूटेंट्स को हटाना है, ताकि उसे पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सके। अगला सवाल है, सीवेज से कार्बनिक पदार्थ हटाने के लिए जैविक उपचार की क्या प्रक्रिया क्या है? तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सीवेज? तो बच्चों, सीवेज से ऑर्गेनिक मैटर को हटाने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इस्तेमाल होती है उसे द्वितीयक उपचार या सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया का उपयोग करके गंदे पानी को डिकम्पोज किया जाता है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें सिर्फ पत्थर, प्लास्टिक, ये सब चीजें हटाई जाती है, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल सफाई होता है। अगला सवाल है, ठोस अपशिष्ट निपटान यानी सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए किस विधि से अपशिष्ट को मात्रा को कम करने के लिए उसे जलाना शामिल है, जला के इसकी मात्रा कम करते हैं। तो जब ठोस कचरे को बहुत तेज तापमान पर जलाकर उसकी मात्रा को कम किया जाता है तो इस प्रक्रिया को भस्मीकरण यानी इंसरनेशन कहते हैं। ये मेथड खासकर मेडिकल वेस्ट और जहरीले कचरों को खत्म करने के लिए बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि ये कचरे को राख में बदल देता है। बायोमेडिकल कचरे में रोगजनकों को निष्क्रिय करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, बायोमेडिकल वेस्ट जैसे सिरिंज हो, बैंडेज हो में मौजूद कीटाणुओं को मारने के लिए ऑटोक्लेविंग यानी बाष्पदाबी सबसे भरोसेमंद तरीका है। इसमें हाई प्रेशर स्टीम का उपयोग करके पैथोजन को डीएक्टिवेट या मारा जाता है।
अगला सवाल है, चिकित्सा का कौन सा क्षेत्र रोग की प्रगति और उपचार प्रतिक्रिया पर सर्केडियन लय के प्रभाव का अध्ययन करती है? तो बच्चों, इसका सही आंसर है क्रोनो बायोलॉजी या कालक्रम विज्ञान। ये विज्ञान की वो शाखा है जो हमारे शरीर की इंटरनल क्लॉक यानी सर्केडियन रिथम और बायोलॉजिकल साइकिल के अध्ययन करती है। ये देखती है कि समय का हमारे बीमारी और दवाओं के असर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका एक और नाम है, इसे टाइम बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए टाइम बायोलॉजी क्या है, तो ये क्रोनोबायोलॉजी है। ये भी सर्केडियम रिदम को ही स्टडी करती है, किसमें, इलाज के दौरान। अगला सवाल है, कतनिया घाट बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? कतरानी घाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बच्चों, ये उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। ये तेराई आर्क लैंडस्केप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये रिजर्व न केवल बाघों के लिए बल्कि घड़ियाल और गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए संरक्षण के लिए भी बहुत फेमस है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सार सिसलेम बाघ अभयारण्य। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में फैला हुआ एक विशाल वन क्षेत्र है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे विस्तृत बाघ टाइगर रिजर्व है, जो बायोडायवर्सिटी के मामले में बहुत रिच है। तो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों, असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क पूरे दुनिया में अपने एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी सबसे बड़ी आबादी यहीं रहती है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहते हैं। और गेंडा के अलावा यहाँ हाथी, बाघ और जंगली भैंसे भी पाए जाते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बच्चों, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यहाँ टोटल 12 नेशनल पार्क है। तो मध्य प्रदेश को भारत का कभी पूछा जा सकता है टाइगर स्टेट कौन सा है? तो मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या भी काफी अधिक है। बच्चों, अगला सवाल ये भी कई बार आता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो बच्चों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे 1936 में बनाया गया था, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। स्थापना के समय इसका नाम दूसरा था, इसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, और ये अभी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अगला है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में एक जिला है, चमोली जिले में स्थित है। ये अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और एल्पाइन फ्लावर्स की विविधता के लिए मशहूर है। इसे नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ मिलकर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अगला सवाल है, वो पहला राज्य जहां प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था? तो बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। ये भारत सरकार द्वारा बाघों की गिरती संख्या को बचाने के लिए शुरू किया गया था। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में लॉन्च किया गया है? तो बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर को आधिकारिक तौर पे 1973 में लॉन्च किया गया था। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शुरू किया गया था। अगला सवाल है, क्रोनो मेडिसिन का उपयोग किस चिकित्सा क्षेत्र में होता है? तो क्रोनो मेडिसिन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग एंडोक्राइनोलॉजी में होता है, क्योंकि हमारे शरीर के हार्मोन का रिलीज होना हमारी जैविक घड़ी यानी सर्केडियम रिदम पर निर्भर करता है। ये फील्ड ये समझने में मदद करता है कि दिन के किस समय दवा का असर हार्मोनल संतुलन पर सबसे बेहतर होगा। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन के संभावित स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? तो बच्चों, गर्मी से संबंधित बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, वेक्टर जनित रोग फैलते हैं, बिगड़ी वायु गुणवत्ता और श्वसन संबंधी बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयोग सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर संभावित मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव थे? ध्यान रखना है, सवाल क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। तो क्लाइमेट चेंज सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी असर करता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट और अनिश्चित भविष्य की वजह से लोगों को
डिप्रेशन और एंजाइटी, अवसाद और चिंता का खतरा बढ़ जाता है। इसे इको एंजाइटी भी कहा जाता है, जहाँ पर्यावरण के नुकसान को देखकर मानसिक तनाव बढ़ जाता है। नगर पालिका ठोस यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो मुख्यतः ये स्रोत हमारे घर और बाजार में होते हैं। इससे रोजमर्रा का कचरा जैसे कागज, प्लास्टिक और खाने के सामान शामिल है। शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इसे सही से सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या आता है? घरेलू और व्यावसायिक कचरा। अगला सवाल है, थर्मल प्लावन प्लांट में कोयला जलाने से उत्पन्न होने वाले सामान्य अपशिष्ट उत्पाद क्या है? तो बच्चों, थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए कोयला कोयला जलाया जाता है। तो भारी मात्रा में कोल ऐश यानी कोयले की राख निकलती है, जिसे फ्लाई ऐश भी कहते हैं। इस राख का सही निस्तारण न होने पर ये वायु और जल प्रदूषण का कारण बनती है। क्रोनो चिकित्सा में क्रोनोथेरेपी का लक्ष्य क्या है? तो बच्चों, क्रोनोथेरेपी का मुख्य लक्ष्य दवा के समय शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्केडियम रिदम के साथ तालमेल बिठाना। सही समय पर दवा लेने से उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और साइड इफेक्ट कम होते हैं। तो इसका सही एक्शन क्या है? कि सर्केडियन लय के साथ संरेखित करने के लिए दवा का समय के साथ समायोजित करना। अगला सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बाघों का डेंसिटी भारत में सबसे अधिक माना जाता है। ये पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए एक प्रमुख केंद्र है। अगला सवाल है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बच्चों, ये राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में है। ये अपनी ऐतिहासिक किलों और दिन के समय दिखने वाले बाघों के लिए मशहूर है। अगला सवाल है, किस राज्य में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो बच्चों, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यह मुख्य रूप से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और वेटलैंड पाए जाते हैं। पंजाब में हरिक पाटन जैसे प्रसिद्ध पक्षी बर्ड सेंचुरी है, लेकिन कोई नेशनल पार्क नहीं है। अगला सवाल है, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान डेटा के अनुसार भारत में अभी कुल 106, कहीं कहीं आपको 107 भी मिल जाएगा, नेशनल पार्क है। ये संख्या समय समय पर सरकारों द्वारा नए पार्कों की घोषणा के साथ बदल सकती है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, ये लद्दाख में है और इसका क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बच्चों, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसे 1973 में, इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत के समय पहला चुना गया था। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अगला सवाल अब इकोलॉजी से है, हमेशा सीधा पारिस्थितिकीय पिरामिड होता है? तो बच्चों, ऊर्जा का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है, क्योंकि एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते समय हमेशा कम होती है। इसे 10% रूल भी कहते हैं। तो इसको भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव में कितना परसेंट ऊर्जा अगले स्तर पर जाती है। तो केवल 10% एनर्जी ही अगले स्तर पर पहुंचती है। बाकी ऊर्जा हीट के रूप में यानी गर्मी के रूप में निकल जाती है। वो खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्मजीव मृत उत्पादों को खाते हैं कहलाती है। कौन सा फूड चेन है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड फीड खाते हैं डेड चीजों को? तो बच्चों, इसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं या डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जब सूक्ष्मजीव मृत पौधे या कचरे को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है और इकोसिस्टम में पोषक तत्व को रिसाइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक कौन सा है? तो इकोसिस्टम में निर्जीव तत्व को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक भौतिक कारक है, इसीलिए ये बायोटिक है। अगला सवाल, कोई भी क्षेत्र जिसमें जीवों और उनके भौतिक रासायनिक वातावरण के बीच परस्पर क्रिया होती है, जब इन दोनों के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो क्षेत्र जहाँ लिविंग और उनके भौतिक रासायनिक वातावरण आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उसे बच्चों इकोसिस्टम कहा जाता है, यानी पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक घटकों के बीच ऊर्जा और पोषण के निरंतर आदान प्रदान होता रहता है।
अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो बच्चों, ये एजी टैंसले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म दिए थे 1935 में। कभी कभी एग्जाम्पल में इकोलॉजी शब्द का भी पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोनों को याद रखना है कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, टैंसले ने, और इकोलॉजी कौन दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने। तो ये दोनों हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों को याद रखना है कि इकोलॉजी किसने दिया था, आंस ठेकल ने, और इकोसिस्टम एजी टैंसले ने। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाने और खाए जाने के क्रम को कहा किया जाता है, इसे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा जाता है। ये दिखाता है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे ट्रांसफर होती है। किसी दिए गए क्षेत्र के सभी आबादी को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो बच्चों, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी तरह के पॉपुलेशन के समूह को क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं, या बायोटिक कम्युनिटी यानी जैविक समुदाय। इसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव सभी शामिल है। एक कम्युनिटी अलग अलग प्रजातियों के जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। अगला सवाल है, एक आबादी क्या है? तो बच्चों, आबादी यानी पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार के प्रजाति के सभी जीव, उन सभी जीवों का समूह जो एक निश्चित समय पर एक खास क्षेत्र में रहता है। जैसे किसी तालाब में मौजूद सभी मेढक उस तालाब में फ्रॉग का पॉपुलेशन यानी आबादी कहलाएगा। अगला सवाल है, रेगिस्तान रहने रहने वाले प्राणियों का समुदाय क्या कहलाएगा? तो एक विशेष वातावरण जैसे कि रेगिस्तान में रहने वाले सभी जंतु समुदाय, वहाँ के पर्यावरण के बड़े स्तर के समन्वय को बायोम कहा जाएगा। रेगिस्तानी बायोम में ऊंट, सांप, कैक्टस जैसे जीव पाए जाते हैं जो कम पानी में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला सवाल है, बायोमास का पिरामिड इंगित करता है। तो बच्चों, बायोमास यानी किसी खाद्य जाल या इकोसिस्टम के अलग अलग पोषण स्तर पर मौजूद कुल जैविक पदार्थ यानी टोटल ऑर्गेनिक मात्रा को दर्शाता है। ये बताता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और कितना बायोमास मौजूद है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खाद्य जाल में कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा। तो बायोमास हमेशा ऑर्गेनिक मटेरियल से मापा जाता है। ओशनिय स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल का निर्माण निम्नलिखित द्वारा होता है। तो बच्चों, ट्रॉफिक लेवल का निर्माण उन सभी जीवों से होता है जो एक फूड चेन में आपस में जुड़े होते हैं। इसमें प्रोड्यूसर से लेके टॉप कंज्यूमर तक होता है और हर स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? खाद्य श्रृंखला से जुड़े सभी जीव। अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, संख्या का पिरामिड किस स्थिति में उल्टा होता है? तो संख्या का पिरामिड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है? उल्टा हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एक बड़े पेड़ क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी उन पर उन पर रहते हैं, और उन पक्षियों के क्या होते हैं? छोटे छोटे कीड़े उन पर पैराजाइट होते हैं, जिससे संख्या ऊपर की ओर बढ़ती जाती है और नीचे कम होता है। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो बच्चों, उसको फूड वेब यानी खाद्य जाल कहते हैं। जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में जुड़ जाती है, इंटरलॉक्ड होती है, तो वो फूड वेब कहलाता है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रभाव सीधा नहीं होता, एक जीव कई अलग अलग जीवों को शिकार हो सकता है, इसे जटिल जाल का निर्माण होता है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी में संगठन के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो बच्चों, सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनिज्म। एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। कई अलग अलग जनसंख्या मिला के समुदाय। फिर वो समुदाय अपने वातावरण यानी पानी और हवा के साथ मिलके पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र मिलके बायोम बनाता है, और सारे बायोम मिलके जीव मंडल यानी बायोस्फीयर बनाते हैं। तो सही आंसर क्या है? ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का भौतिक कारक नहीं है? तो इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग कारकों को फिजिकल या एबायोटिक फैक्टर कहते हैं, जैसे ऊर्जा, मिट्टी और जल। यहाँ जीवाणु क्या है? जीवित है, इसलिए ये फिजिकल फैक्टर नहीं है। बैक्टीरिया क्या है? बायोटिक यानी जैविक कारक है। अगला सवाल है, किसी परिभाषित क्षेत्र या पारिस्थितिकीय समुदाय के भीतर विभिन्न प्रजातियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली अलग अलग प्रजातियों डिफरेंट स्पीसीज की कुल संख्या को स्पीसीज रिचनेस या प्रजाति समृद्धि कहा जाता है।
जिस क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या जितनी अधिक होगी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीज रिचनेस उतनी ही अधिक मानी जाएगी। पारिस्थितिकीय पिरामिड को निम्नलिखित नाम से भी जाता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का एक और नाम है, इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। ये नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, चार्ल्स एल्टन। तो इन चार्ल्स एल्टन के वजह से इन्होंने ये सम्मान दिया गया। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्हीं ने इनको काम किया था, इसीलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। तो इस पिरामिड का कॉन्सेप्ट इन्होंने सबसे पहली बार 1927 में दिया था। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषी संरचना यानी ट्रॉपिक स्ट्रक्चर और कार्यों का ग्राफिक प्रतिनिधित्व, उसके आधार पर उत्पादकों से के शीर्ष पर क्रमिक पोषणीय स्तर को खाली जगह क्या रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, किसी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्यों का ग्राफिक प्रदर्शन जिसमें प्रोड्यूसर बेस पे हो और कार्निवोरस टॉप पे हो, उनको एल्टोनियन पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का कार्य नहीं है? तो एक इकोसिस्टम में तीन मुख्य कारक होते हैं। एक होता है ऊर्जा का प्रभाव, एक होता है न्यूट्रिशन साइकिलिंग यानी पोषक तत्वों का साइकिल, और डीकम्पोजिशन। क्योंकि सभी इकोसिस्टम के कार्य है, इसलिए यहाँ क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है कार्बन मूल घटक है। तो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड में भी, प्रोटीन में भी और फैट में सब में कार्बन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी में कार्बन है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन निम्नलिखित में मौजूद है, तो चाहे वो पेट्रोलियम हो, कोयला हो या मृत जीव हो, सभी में क्या होता है, कार्बन होता है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है? तो बच्चों, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उदाहरण क्या है, जस्ता यानी जिंक। इसी के साथ साथ दूसरे और क्या होते हैं, मैग्नीज होता है, बोरान होता है, कॉपर होता है, मॉलिबेंडनम होता है, निकिल होता है। ये सब क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्लोरीन भी आता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन को किस और नाम से जाना जाता है? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन को पारिस्थितिकी तंत्र विकास यानी इकोसिस्टम डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक समय के साथ किसी क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में होने वाले क्रमिक बदलाव जो एक स्टेबल इकोसिस्टम की ओर आगे ले जाता है, उसे कहते हैं। अनुक्रमण की प्रक्रिया यानी सक्सेशन के दौरान जो प्रथम चरण को कहा जाता है, जो पहला स्टेज होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो बच्चों, इसको अग्रणी चरण यानी पाइनियर स्टेज कहते हैं। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन की शुरुआत जिस पहले चरण से होती है, उसे पाइनियर स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में सबसे पहले आने वाले जीवों को पाइनियर स्पीसीज कहा जाता है। जैसे खाली पत्थर पर लाइकेन ग्रो करते हैं, जो आगे चलकर दूसरे जीव का रहने लायक माहौल तैयार करते हैं। अगला सवाल है, पौधे के सक्सेशन यानी प्लांट सक्सेशन जो स्टार्टिंग में क्या होता है, पेड़ पौधे के जमीन से शुरू होता है, जो बहुत जो जमीन होता है वो बहुत ड्राई होता है और वहाँ पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है। और अंत में सक्सेशन के बाद जंगल का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, जब पौधों का सक्सेशन बहुत ही शुष्क या सूखी जमीन से शुरू होकर घने जंगल में बदलता है, तो उसे ज़ेराक कहा जाता है। इसके विपरीत अगर पानी या तालाब से शुरू होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्राक कहते हैं। जनसंख्या शब्द लैटिन शब्द पॉपुलस से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है? तो बच्चों, पॉपुलस का अर्थ होता है पीपुल यानी लोगों से। तो इकोलॉजी में पॉपुलेशन का मतलब एक ही स्पीसीज के उन सभी जीवों का समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। अगला है, एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह जिसके भीतर जीव किसी विशेष क्षेत्र पर रहते हैं, आनुवंशिकी जानकारी बदल सकते हैं, कहलाते हैं। तो जब एक ही प्रजाति जीवों का समूह एक खास क्षेत्र में रहता है और आपस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो बच्चों उसे जनसंख्या या पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी का आधार है, क्योंकि एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन इसी पे काम करती है। किसी जनसंख्या में प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय में व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ये हमें बताता है कि कोई क्षेत्र कितना भीड़ है यानी क्राउडेड है और वहाँ रिसोर्सेस पर कितना दबाव है।
जन्म दर यानी बर्थ रेट को और क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको नेटेलिटी कहते हैं। अगला सवाल है, किसी जनसंख्या में प्रति इकाई समय में व्यक्ति की मृत्यु कहलाती है। तो बच्चों इसको मृत्यु दर या डेथ रेट कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी जनसंख्या में एक निश्चित समय पर प्रति 1000 व्यक्तियों में होने वाली मौतों की संख्या। इसको मोर्टेलिटी भी कहा जाता है। जैविक शब्दावली में किसी जनसंख्या में प्रति इकाई समय में होने वाली मृत्यु दर को मोर्टालिटी कहते हैं, क्योंकि डेथ रेट और मोर्टालिटी दोनों ही एक जनसंख्या की मृत्यु दर को परिभाषित करते हैं। इसीलिए सही विकल्प क्या होगा? सी, दोनों ए और बी। अगला है, प्रजनन क्षमता के आधार पर विभिन्न आयु समूह का अनुपात पहचाना जाता है। तो पॉपुलेशन को समझने के लिए आयु अनुपात, प्रजनन अनुपात, जन्म दर, सारे चीजों को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयोग सभी। किसी जनसंख्या में पुरुषों से महिला का अनुपात का क्या कहा जाता है? इसको बच्चों लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो कहते हैं। विभिन्न आयु और लिंगों में जन्म दर और मृत्यु दर की जानकारी को इस रूप में दर्शाया जाता है। तो बच्चों इकोलॉजी में इसको लाइफ टेबल कहा जाता है। ये एक टेबल होता है जिसमें कितने परसेंट जिंदा है, कितने किस एज में सरवाइव किए, इन सारे डाटा को नेटेलिटी, डेथ रेट और अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से दिखाया जाता है। जनसंख्या में एक स्थिर या निश्चित दर से वृद्धि होती है, तो इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि मानी जाती है। तो बच्चों इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या संभावित वृद्धि कहते हैं। जब पॉपुलेशन में वृद्धि एक एक फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स समय के अनुसार होती है। इससे कौन सा ग्राफ बनता है? इससे जे शेप कर्व बनता है। ये तब होता है जब रिसोर्स क्या होते हैं? अनगिनत होते हैं। न्यूनतम का नियम यानी लॉ ऑफ मिनिमम किसके द्वारा दिया गया था? तो बच्चों लॉ ऑफ मिनिमम का प्रतिपादन जस्टिन वॉन लाइबिग ने किया था। ये 1840, बहुत पहले की बात है, किया था। ये नियम बताता है कि किसी जीव की कुल वृद्धि कुल संसाधनों से नहीं बल्कि उस संसाधन से निर्धारित होती है जिसकी मात्रा सबसे कम होती है। सहनशीलता का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो बच्चों ये विक्टर एंड शेफर्ड ने लॉ ऑफ टॉलरेंस प्रस्तावित किया था। ये नियम कहता है कि किसी जीव की सफलता पर्यावरणीय कारणों के एक जटिल सेट पर निर्भर करती है, जिसकी एक मिनिमम अधिकतम सीमा होती है, जिसे रेंज ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है। सामान्य वृद्धि और प्रजनन के लिए एक जीव को कम से कम अनुकूल मात्रा में मौजूद आवश्यक सामग्री और परिवहनीय कारकों की आवश्यकता होती है। इस कथन को कहा जाता है। तो बच्चों ये कथन बुनियादी रूप से पारिस्थितिक सीमाओं के सिद्धांत को जोड़ता है। इसमें लाइबिक का लॉ ऑफ मिनिमम भी आता है, जो अनिवार्य पोषक तत्वों की कमी पर केंद्रित है, जबकि शेफर्ड का सहनशीलता यानी लॉ ऑफ टॉलरेंस पर्यावरणीय कारण जैसे तापमान, नमी के अति और कमी दोनों पर विचार करता है। तो ये दोनों मिलाकर किसी के जीव की लिमिटिंग फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सही, तो अब तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी, दोनों ए और बी। अगला सवाल है, किसी जीव की उपस्थिति और सफलता जटिल परिस्थितियों की पूर्णता पर निर्भर करती है। किसी जीव की प्रचुरता या विफलता को कई कारकों में से किसी एक से संबंध में गुणात्मक या मात्रात्मक कमी या अधिकता से नियंत्रित किया जा सकता है, जो उस जीव के लिए सहनशीलता की सीमा तक पहुंच सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो बच्चों शेफर्ड का लॉ ऑफ टॉलरेंस इसको व्यक्त करता है। ये नियम बताता है कि किसी जीव की सफलता केवल न्यूनतम कारकों पर ही नहीं बल्कि अधिकतम कारणों की सीमा पर भी निर्भर करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान है? तो बच्चों दिए गए विकल्पों में सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, जो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत शक्तिशाली योगदान देता है, क्योंकि ये ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। हालांकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन प्रति अणु के आधार पर सीएफसी को ऊष्मा को रोकने यानी हीट ट्रैप करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वनों की कटाई करना। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, इससे वनों को काटने से वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे तापमान और अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता? तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है,
ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता। तो सही आंसर क्या है? ऑक्सीजन। यूएनएफसीसी का मतलब क्या है? तो बच्चों इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट का संस्था है जो इंसान को एनवायरनमेंट के खतरे को बताती है। निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक होती है? तो बच्चों जो पराबैंगनी यूवी रे सी होती है, यूवीसी, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, सबसे हार्मफुल होती है। ये हमारे ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा डैमेज करती है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? जब वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाती तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए गर्मी को सोख लेते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगा उससे ग्लोबल वार्मिंग उतना बढ़ेगा। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग में एटमॉस्फेयर के किस परत का तापमान बढ़ जाता है? तो बच्चों यहाँ क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण मुख्य रूप से तापमान बढ़ जाता है। इसी परत में हम रहते हैं और मौसम संबंधी सारी गतिविधियां ट्रोपोस्फियर में ही होती है। ओजोन परत के ह्रास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? इससे पराबैंगनी विकिरण की वृद्धि होती है और त्वचा कैंसर में भी वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, दोनों ए और बी। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है ये कब शुरू हुआ था? तो बच्चों सबसे पहली बार 1973 से इसको मनाना शुरू किया गया था। ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? तो बच्चों ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर की गई थी। ये 1980 के दशक में मध्य में वैज्ञानिकों ने पाया कि ओजोन की परत काफी पतली हो गई है। ये घटना सर्दी के बाद बसंत यानी स्प्रिंग में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो इसका आंसर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये जब ऊपरी वातावरण में पहुंचती है तो ये क्लोरीन रिलीज करती है जो ओजोन के अणुओं को तोड़ देती है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों मतलब ऐसे पदार्थ जो ओजोन को तोड़ते हो किस कन्वेंशन में निम्नलिखित नाम से जाना जाता है? तो बच्चों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने के लिए एक संधि की गई थी जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य था ओजोन घटाने वाले पदार्थों का उत्पन्न करना। कई बार इसका साल पूछा जाता है तो याद रखना है ये 1987 में शुरू हुआ था। आज का हमारा आखिरी सवाल है, ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होते हैं? तो बच्चों ओजोन क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुव पर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ध्रुवीय बादलों की मौजूदगी ओजोन क्षय की प्रक्रिया को तेज कर देती है। तो अत्यधिक ठंडी जलवायु इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत अनुकूलित होती है। तो इसी तरह BSc थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के पेपर इकोलॉजी इथोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस वाइल्ड लाइफ के आज हम लोग ने 100 सवाल पूरे कर लिए। तो जिन्होंने भी वीडियो पूरा देखा वो जरूर बताएं उनको वीडियो कैसा लगा। और भी BSc से या MSc से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर देखते रहें। धन्यवाद।